हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल के लिए समान विज्ञान में प्लांट मार्फोलॉजी प्रारंभ कर रहे हैं आज, और इसका ये पार्ट 1 है। प्लांट मार्फोलॉजी मतलब जो पादप आकारिकी है, यहाँ से प्रश्न जो है बहुत सारे एग्जाम में बनते हैं। प्रारंभ करते हैं। यदि आपको अच्छा लगेगा और इच्छा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी पॉलिटी कंप्लीट होने वाला है। चैनल में प्लेलिस्ट में सभी वीडियो अपलोड किया हुआ है। चलिए आज के प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्लांट मार्फोलॉजी को अच्छे से हम लोग देखेंगे, एक एक प्रश्नों को। तो आज ये जो है पांचवा पार्ट है, मतलब पांचवा आपका चैप्टर है, और जिसमें आप पादप आकारिकी को देख रहे हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है जड़। जड़ के बारे में आप लोग सुने होंगे। कोई भी पादप है तो उसमें जड़ होता है। जड़ जो ज़मीन के अंदर होता है उसी को जड़ कहते हैं। तो यहाँ देखिए जड़ क्या है। जड़ मूलांकुर से विकसित होने वाला पौधे का अवरोही भाग है। पौधे का क्या है? अवरोही भाग है। ध्यान दीजिएगा। अवरोही मतलब क्या हो गया? घटता हुआ, मतलब नीचे जाएगा तो नीचे ज़मीन के अंदर वो क्या होगा? घटता हुआ जाएगा। तो ये शब्द भी ध्यान रखिएगा। जड़ क्या है? मूलांकुर से विकसित होने वाला पौधे का अवरोही भाग है। तो जड़ कहाँ से विकसित होता है? मूलांकुर से। और तना जो होता है, तना ऊपर में रहता है, तो ऊपर वाले भाग जो है उसको तना कहते हैं, और ये मूलांकुर से विकसित होने वाला भाग है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, जड़ की प्रमुख विशेषता क्या क्या है। जड़ पौधों के अक्ष का अवरोही भाग है। जो पौधे का अक्ष है उसका अवरोही भाग है, जो मूलांकुर से विकसित होती है, और मूलांकुर को ही रेडिकल कहते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा, रेडिकल। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करता है। जो जड़, कोई आप मान लीजिए कोई छोटा पादप है तो उसका जड़ जमीन के अंदर जाएगा, तो जमीन के अंदर क्या होता है? प्रकाश नहीं रहता है। तो जड़ जो है सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करता है, यानी प्रकाश के अपोजिट रहता है। जड़ का ध्यान दीजिए, जड़ों का रंग सफ़ेद या मटमैला होता है। जड़ जो होगा या तो सफ़ेद होगा या फिर मटमैला होगा, मिट्टी के अंदर रहता है, इसी वजह से। जड़ें समानतः धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। ध्यान दीजिएगा एक एक शब्दों पर। गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये ज़मीन में ही है, पृथ्वी में है, तो इसीलिए ये पृथ्वी में धंसता है जड़। तो धनात्मक जो होता है गुरुत्वानुवर्ती होता है, तथा ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती या फिर कहीं आपको देखने को यदि ये मिलेगा धनात्मक जलानुवर्ती है तो वो भी सही होगा। धनात्मक जलानुवर्ती यानी जल के ओर बढ़ता है, और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती तो प्रकाश के मामले में ये जो है अपोजिट चलता है, इसीलिए ऋणात्मक है। जड़ पर एक कोशिकीय रोम पाए जाते हैं। जो जड़ होते हैं उस पे जो रोम पाए जाते हैं, रोम मतलब पतला सा छाल जैसे आप लोग देखे होंगे, तो जड़ पे जो एक कोशिकीय जो पाए जाते हैं तो वो रोम जो होता है एक कोशिकीय होता है। ध्यान रखिएगा, जड़ पर एक कोशिकीय रोम पाए जाते हैं। जड़ का सिरा मूल गोप द्वारा सुरक्षित रहता है। जड़ का जो सिरा रहता है वो मूल गोप, यानी इसी को कहते हैं रूट कैप। रूट कैप यानी जड़ का जो कैप होगा, टोपी, इसी को मूल गोप कहते हैं, इसी के द्वारा सुरक्षित रहता है। जड़ के प्रमुख कार्य समझिए। जड़ का कार्य आखिर पौधा में, पादप में क्या है? जड़ पौधों को भूमि में अस्थिर रखती है। जड़ जो है पौधों को भूमि में अस्थिर रखती है। जड़ अस्थिर रखती है, पौधा अस्थिर है। यदि मान लीजिए कि हिल डोल नहीं रहा है, अस्थिर रख रहा है, तो वो जड़ का काम है। मूल रोम तथा जड़ों के कोमल भाग जल और घुलित खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। जो मूल रोम होता है और जड़ों के जो कोमल भाग होते हैं, जल और घुलित खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं मिट्टी से। जड़ें अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को ऊपर की ओर तने और पत्ती में संवहन करती है। जो जड़ होते हैं अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को ऊपर की ओर तने और पत्ती में संवहन करती है। ऊपर की ओर तने और पत्ती में संवहन करती है। कुछ जड़ें अपने अंदर भोज्य पदार्थों का संग्रह करती है। कुछ जड़ जो है जो अपने अंदर क्या करते हैं? भोज्य पदार्थ को एब्जॉर्ब करके, संग्रहित करके रखते हैं। अगला देखिए, जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य देखिए, पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य भूमि से जल व पोषक तत्वों का अवशोषण तथा पौधों को सहारा प्रदान करना। जड़ जो है इसका मुख्य कार्य है कि जड़ों का मुख्य कार्य है भूमि से जल व पोषक तत्वों का अवशोषण करना तथा पौधों को सहारा प्रदान करना। ये ध्यान रखिएगा, जड़ का मुख्य कार्य है। जड़ जो है कितने प्रकार की होती है? तो जड़
दो प्रकार की होती है। एक तो होता है अपस्थानिक जड़ और एक होता है मूसला जड़। अपस्थानिक जड़ और मूसला जड़ ये जड़ के प्रकार हैं, अपस्थानिक और मूसला जड़। अब देखिए अपस्थानिक जड़ क्या होता है। अपस्थानिक जड़ों की प्रमुख विशेषता क्या है? यह मूलांकुर के अतिरिक्त पादप शरीर के किसी अन्य भाग से विकसित होती है। यहाँ ध्यान दीजिए, जो अपस्थानिक जड़ होते हैं मूलांकुर के अतिरिक्त पादप शरीर के किसी अन्य भाग से विकसित होती है। अपस्थानिक जड़ जो है मूलांकुर से विकसित नहीं होता है, पादप शरीर के किसी अन्य भाग से विकसित होती है अपस्थानिक जड़। ये एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। एक बीजपत्री पौधों में किस प्रकार की जड़ पाए जाते हैं? अपस्थानिक जड़। और ऊपर जो चला है उसमें एक बीजपत्री, दो बीजपत्री को काफ़ी अच्छे से कराया गया, जिसमें गुलाब का फूल के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो गुलाब का फूल एक दूसरे को दिया जाता है, यानी दो आदमी इसके बीच इन्वॉल्व है, तो ये गुलाब का फूल दो बीजपत्री है, ध्यान रखिएगा। अपस्थानिक जड़ों की प्रमुख विशेषता क्या है? यह एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है और मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से विकसित होती है। अगला है, अपस्थानिक जड़ों में मूल मूलांकर के बजाय पौधों के किस भाग से निकलती है? अपस्थानिक जड़ों में मूल मूलांकुर के बजाय पौधे के किस भाग से निकलती है? तो अन्य भाग से, यानी किसी भी भाग से निकल सकता है। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों वाले भाग को क्या कहते हैं? जड़ की जो कोशिका है उसमें लंबे रोमों वाले भाग को मूल रोम कहते हैं। जैसे आप लोग मान लीजिए कि ये कोई पादप है और इसका ये जड़ है अंदर में, ये तो यहाँ से ऐसे ऐसे निकला है, एक यहाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक लंबा रहेगा, तो इसी को कहते हैं मूल रोम। नेक्स्ट देखिए, घास तथा बरगद में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? घास और बरगद में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। और अपस्थानिक जड़ जैसे आप लोग बरगद को देखे होंगे, बरगद का मान लीजिए कि ये बरगद का है वृक्ष, और बरगद का है, और यहाँ से आप एक ऐसे देखेंगे कि निकला रहता है, ऐसे इस तरह से जो निकला रहता है, और ये ज़मीन में जा कर के मिल जाता है। ज़मीन में मान लीजिए कि ये ज़मीन में इस तरह से मिल गया, तो ज़मीन में जो ये मिल जाता है ना, इसी को कहते हैं अपस्थानिक जड़। इसी को क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़। तो बरगद में किस प्रकार के जड़ होते हैं? अपस्थानिक जड़, ये ध्यान रखिएगा। अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है, शकरकंद जो देखते हैं वो अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। शकरकंद क्या है? अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण। रेशेदार या झकरा जड़ किस प्रकार की जड़ें हैं? जो रेशेदार होते हैं या झकरा जड़ होते हैं, फाइब्रस रूट इसी को कहते हैं। तो झकरे जड़ें अल्पजीवी प्राथमिक जड़ें हैं, ये तने के आधार से निकलती है, तने के जो आधार हैं वहाँ से निकलती हैं अपस्थानिक या झकरा जड़। गेहूं के पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो गेहूं के पौधे में जो जड़ पाए जाते हैं झकरा जड़ पाए जाते हैं। झकरा, ध्यान रखिएगा, गेहूं के पौधे में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? झकरा जड़। तो आप लोग गेहूं के पौधे जरूर देखे होंगे, और उसके जड़ को भी ध्यान दीजिए। आप वहां पे चलिए जहां पे गेहूं का पौधा है और उसका जड़ है, और देखिए कि वो झकरा जड़ होगा। नेक्स्ट है, पानी की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो पानी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो आरोही जड़। तो पान की जो लता होते हैं उसको देखते होंगे कि ऊपर चढ़ते जाता है, यदि दीवार के पास है तो दीवार पे चढ़ जाएगा, या कोई वृक्ष है तो उस पर चढ़ता है। तो पान की लता में जो बनने वाली जड़ है वो आरोही जड़ है। कौन सा पादप आंशिक मूल परजीवी होती है? कौन सा पादप है जो आंशिक मूल परजीवी होती है? तो ये चंदन का जो वृक्ष है, पादप है, आंशिक मूल परजीवी होती है। कौन सा पादप आंशिक मूल परजीवी होती है? चंदन, ध्यान रखिएगा। अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण कार्य के आधार पर देखते हैं। भोज्य पदार्थ संचित करने के लिए, अब देखिए कंदिल जड़ें जो है, ये कंदिल जड़ें शकरकंद में पाया जाता है। कंदिल जड़ें शकरकंद में। पुलकित जड़ें जो होता है सतावर और डहेलिया में। ग्रंथिल जड़ें जो होता है, ग्रंथिल आम और हल्दी में ग्रंथिल जड़ें होते हैं। मणिकामे में अंगूर और करेला, मणिकामे जड़ें अंगूर और करेला में। यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए स्तंभ मूल बरगद।
स्तंभ मूल जो है, स्तंभ मूल किस में पाया जाता है? बरगद में। स्तंभ मूल जड़ जो होता है बरगद में पाया जाता है। अवस्तंभ मूल, ये अवस्तंभ मूल जो होता है इसी को जटा जड़ कहते हैं। मक्का के पौधा में इस तरह से ये जो है इस तरह से रहता है। तो ये अवस्तंभ मूल हो गया मक्का में और गन्ना में। आरोही मूल में पान तथा पेंथोस के ये होता है आरोही मूल के जड़। अगला है अन्य जैविक क्रियाओं के लिए चूषण मूल। तो अमरबेल और चंदन जो होता है ये चूषण मूल जड़ें पाई जाती है। श्वसनी मूल राइजोफोरा और जूसिया में। अधिपादप मूल आर्किड में अधिपादप। नेक्स्ट है स्वांगी कारक मूल जो होता है सिंघारा और टीनोस्पोरा में पाया जाता है। स्वांगी कारक मूल सिंघारा और टीनोस्पोरा में। अब है मूसला जड़। मूसला जड़ का निर्माण कौन करता है? तो प्राथमिक मूल एवं इनकी शाखाएं मिलकर मूसला तंत्र का निर्माण करती है। प्राथमिक मूल एवं इनकी शाखाएं मिलकर के मूसला तंत्र का निर्माण करती है। मूसला जड़ों की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो मूसला जड़ जो है इसमें मूलांकुर विकसित होकर मुख्य जड़ का निर्माण करते हैं। जो मूलांकुर होते हैं मूलांकुर विकसित होकर के मुख्य जड़ का निर्माण करता है। इस प्रकार की जड़ें द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। द्विबीजपत्री पौधों में जो है आपको पाया जाएगा मूसला जड़। और अपस्थानिक जड़ जो है एक बीजपत्री में पाया जाता है, उसमें मूलांकुर से विकसित न होकर के पौधा के किसी अन्य भाग से विकसित होता है। पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार के पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती है। तो लेग्यूमिनेसी पौधों में, जो लेग्यूदलहनी पौधे हैं उसमें गांठ पाई जाती है। चुकंदर के पौधे का कौन सा भाग है? तो मुख्य जड़। चुकंदर जो होता है चुकंदर के पौधे का कौन सा भाग होता है? मुख्य जड़। तर्कुरूपी जड़ किसकी होती है? मूली का जो जड़ होता है तर्कुरूपी जड़ का उदाहरण है। प्रमुख मूसला जड़ों का रूपांतरण। गाजर में शंकु आकार का जड़ पाया जाता है। गाजर में किस प्रकार का जड़ हो? शंकु आकार का। मूली में तर्कुरूपी। सलजम और चुकंदर इसमें कुंभी रूपी जड़ पाया जाता है। सलजम और चुकंदर में। राइजोफोरा पादप सुंदरी में इसमें जो होता है श्वसन मूल का जड़ पाया जाता है। शकरकंद और मिराबिलिस इसमें जो जड़ होता है गांठदार जड़ होता है। शकरकंद और मिराबिलिस में किस प्रकार का जड़ पाया जाता है? गांठदार जड़। अब हम लोग देखेंगे तना जो होता है जो ज़मीन के ऊपर का भाग है वो तना होता है और नीचे का भाग जड़ अभी जो हम लोगों ने देखा। तो ये तना जो है स्टेम इसी को बोलते हैं। तो ज़मीन के ऊपर का भाग तना क्या है? तना प्रांकुर से बढ़ने वाला पादप का वायवीय भाग है जो पत्तियां शाखाएं तथा पुष्प धारण करता है। तना कहाँ से निकलता है? प्रांकुर से। और ये जड़ जो निकलता है वो मूलांकुर से, और मूलांकुर को ही रेडिकल कहते हैं। रेडिकल, यदि कहीं ऑप्शन में रेडिकल रहेगा तो ध्यान दीजिएगा कि जड़ जो होता है मूलांकुर से विकसित होता है, यानी मूलांकुर मतलब रेडिकल। और तना जो होता है प्रांकुर से बढ़ने वाला पादप का वायवीय भाग है जो पत्तियां शाखाएं तथा पुष्प धारण करते हैं। तना से ही पत्तियां बनता है, शाखाएं बनती है, पुष्प भी उसी से बनते हैं। पादप कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी। पादप कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी। तने की प्रमुख विशेषता को देखते हैं। तना पौधे का आरोही भाग है। तना जो है पौधे का आरोही भाग है। जड़ जो था अवरोही भाग था। जो भूमि के ये तना जो है जो भूमि के विपरीत प्रकाश की ओर गति करता है। तना जो ऊपर आता है वो होता है भूमि के विपरीत प्रकाश की ओर गति करता है। तने की अग्र सिरे पर कलिकाएं पाई जाती है जिनसे तना वृद्धि करता है। तने पर शाखाएं तथा पत्तियां लगती है। तना जो होता है ये धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, क्योंकि यह जो है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बढ़ता है। तने का आकार बेलनाकार, चपटा अथवा कोणीय होता है। तने का आकार बेलनाकार, चपटा अथवा कोणीय होता है। तने का मुख्य कार्य यहाँ हम लोग देखेंगे। तने का मुख्य कार्य जल, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करना। तने जड़ क्या था? जड़ क्या था कि जड़ का मुख्य कार्य था खनिज लवण, जल, ये सब को एकत्रित करके भेजना
और ये जो तने है, तने क्या करता है, उसको हर एक जगह संश्लेषी पदार्थ को संवहन करता है यानी पहुंचाता है। तने के उस भाग को क्या कहते हैं जहां पत्ती उत्पन्न होती है? तो तने के उस भाग को क्या कहेंगे जहां पे पत्ती उत्पन्न होती है? पर्व या नोड या असंधि। नोड इसी को कहते हैं जहां से पत्ती उत्पन्न होती है, पर्व, असंधि या फिर इसको नोड कहेंगे। ध्यान रखिएगा तीनों नाम। तने का रूपांतरण कितने प्रकार का होता है? तने का रूपांतरण 3 प्रकार का होता है। भूमिगत तना होता है, वायवीय तना और उपवायवीय तना। एक भूमिगत तना मतलब हो गया जो जमीन के अंदर विकसित होता है, जैसे आलू, अदरक, ये सब क्या है? भूमिगत तना है। वायवीय तना होगा, एक उपवायवीय तना होगा। आगे सभी को देखते हैं। वायवीय तना किसे कहते हैं? जब संपूर्ण तना भूमि के ऊपर स्थित होता है तो उसी को कहते हैं वायवीय तना। जब संपूर्ण तना भूमि के ऊपर स्थित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वायवीय तना। गुलाब, अंगूर, नागफनी, रसकस, कोकोलोआ में किस प्रकार के तने पाए जाते हैं? तो वायवीय तने। जैसे गुलाब को हम लोग लगाते हैं तो क्या करते हैं? गुलाब की एक टहनी को लेके आते हैं और उसको दूसरे जगह ज़मीन में लगाते हैं। तो ये हो गया कि ज़मीन भूमि के ऊपर स्थित होता है तो संपूर्ण तना ऊपर ही रहता है, उसी को काट करके दूसरे जगह लगाते हैं। अंगूर भी देखेंगे तो इसको भी काट के लगाया जाता है। नागफेनी को भी काट के लगा सकते हैं। रसकस, कोकोलोवा, ये भी एक वायवीय तने का उदाहरण है। अगला है कुनेन, जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? कुनेन जो है मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से? तो सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। किस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया? क्लोरोक्विन। ध्यान दीजिएगा, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता था, लेकिन एक कृत्रिम औषधि आया, उसका नाम है क्लोरोक्विन। उसने क्या किया? मलेरिया के उपचार में जो सिनकोना प्राप्त होता था उसका स्थान ले लिया, यानी सिनकोना के बदले ये कृत्रिम रूप से औषधि आया क्लोरोक्विन और वो उसका स्थान ले लिया। ध्यान दीजिएगा। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि किससे प्राप्त होती है? ध्यान दीजिएगा, मलेरिया के निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि होता है जो बीजीय पादप से प्राप्त होता है। तो पूछ लेगा आपसे कि आर्टीथर नामक औषधि का प्रयोग किस बीमारी के निदान में किया जाता है? तो आर्टीथर जो है ये मलेरिया के निदान में प्रयोग करते हैं आर्टीथर, और यह जो है बीजीय पादप से प्राप्त होता है आर्टीथर। वायवीय तने का रूपांतरण, प्रमुख वायवीय तने का रूपांतरण कंटक स्तंभ जो होता है, नींबू, वोगेनविलिया, नींबू ये क्या है? कांट वाला रहता है। स्तंभ प्रतान अंगूर तथा कुकुरबिटेसी जो है ये स्तंभ प्रतान होता है। पर्णकाय स्तंभ जो होता है ये नागफेनी के और केजुरैना के। पर्णाभ पर्त जो होता है सत्वार और रसकस के। अगला है पत्र परकलिका, इसी को कहते हैं बुलबिल, अलय या अगय। अलय या अगय थोड़ा नाम जो है थोड़ा अलग टाइप से लग रहा होगा, लेकिन प्रश्न तो यहाँ से पूछा जाता है, तो इसको आप 2 बार 3 बार देखेंगे तो याद रहेगा, और जैसे ही एग्जाम में प्रश्न आएगा तो ऑप्शन देखते ही बना पाएंगे आप। चलिए अगला देखिए, अर्धवायवीय तना किसे कहते हैं? वायवीय तो हो गया जो पूर्ण रूप से भूमि के ऊपर है। अर्धवायवीय जब तने का कुछ भाग भूमि के अंदर तथा कुछ भाग भूमि के बाहर वायु में पाया जाता है तो इसी को अर्धवायवीय तना कहते हैं। किसके तने में कायिक जनन के लिए कलिकाएं पाई जाती है जिनसे पार्श्व शाखाओं की उत्पत्ति होती है? अर्धवायवीय तने। भूस्तरी, अब देखिए स्टोलोन इसको कहते हैं। अरुई या पेसिफ्लोरा, अंतभूस्तरी, ये पिपरमेंट, गुलदाउदी, ये सब तो ऐसा नाम है कि लग रहा है कभी सुने ही नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट है भूस्तारिका, ये जलकुंभी है। भूस्तारिका जलकुंभी है। भूमिगत तना किसे कहते हैं? अब देखिए भूमिगत तना जो है तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है, जैसे आलू, हल्दी, अदरक, ये सब क्या है? भूमिगत तना है। आलू क्या है? ध्यान दीजिएगा, आलू एक कंद है। आलू
एक कंद है। कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? आलू। आलू क्या है? ये रूपांतरित है, क्योंकि आलू जो लगाते हैं आप देखे होंगे, मान लीजिए कि ये एक आलू है, तो आलू को हम लोग क्या करते हैं, काट के इसमें ऐसे ऐसे आँख टाइप से निकला रहेगा, तो आलू को ऐसे 2-3 भाग में काट करके लगाते हैं ज़मीन के अंदर। तो आलू जो है कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? रूपांतरित स्तंभ है आलू। और आलू क्या है? एक कंद है। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो तना जो होता है, इसी में से जो निकलता है आलू नया बनता है, तो तना जो है खाने भाग है। आलू एक कंद है, अदरक एक प्रकंद है। आलू एक कंद है, अदरक एक प्रकंद है, ध्यान रखिएगा। आलू कंद है, अदरक प्रकंद है, दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि देखिए आलू ऐसे लिखेंगे आप और एक कंद लिखेंगे, तो ये आलू भी छोटा है, कंद भी छोटा है। अदरक क्या है? आलू से थोड़ा बड़ा है एक अक्षर, और प्रकंद भी एक बड़ा है। तो आलू कंद है, अदरक प्रकंद है। नेक्स्ट देखिए, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि अदरक तना है जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। नोड और इंटरनोड होते हैं। खाना बनाते एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक जो एक राइजोम है, क्या है? भूमिगत तना। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक जो एक राइजोम है, क्या है? एक भूमिगत तना है। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होते हैं? तो हल्दी भी तना से प्राप्त करते हैं। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी का जो खाने वाला हिस्सा है प्रकंद है, यानी अदरक और हल्दी का प्रकंद खाने योग्य हिस्सा है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है? तो सल्फर का यौगिक जो है, इसी वजह से इसका गंध आता है। कौन सा पदार्थ लहसुन में पाया जाता है? तो एलिसिन नामक एक पदार्थ है जो लहसुन में पाया जाता है। एलिसिन हल्दी और अदरक जो है इसका खाने योग्य भाग है प्रकंद। अगला है, लहसुन में पाया जाता है एलिसिन। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल। तो आपको पूछा जा सकता है ये प्रश्न, और ये आप हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, रोज़ इसको हम लोग करते हैं। प्याज के छिलके आप उतारते होंगे, 1-2 में तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब आप 5-6 प्याज का छिलका छुड़ाएंगे, तब जा कर के आपको आँख से आंसू आना प्रारंभ होगा। तो ये क्यों होता है? सल्फेनिक अम्ल से होता है, सल्फेनिक अम्ल। तो पूछा जा सकता है कि सल्फेनिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो प्याज में। या प्याज के छिलके उतारने से आँख में आंसू क्यों आते हैं? सल्फेनिक अम्ल। कौन सा पादप तना परजीवी होता है? कौन सा पादप तना है जो परजीवी है? अमरबेल जो होता है ये परजीवी होता है, क्योंकि अमरबेल को जब आप देखेंगे तो अमरबेल का कुछ इस तरह से मान लीजिए बनावट होता है अमरबेल का। यहाँ पे आपको ये रहेगा और ऊपर से एक यहाँ पे खुला हुआ मतलब रहेगा, जैसे कोई कीट इसमें आया और ये क्या होगा, ऊपर से ढक्कन बंद कर लेगा। तो कौन सा पादप तना परजीवी होता है? तो ये अमरबेल, इसी को कस्क्यूटा कहते हैं। सलकंद पौधे के किस हिस्से का रूपांतरण होता है? तो सलकंद जो बनता है तना से ही बनता है। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? सेल्यूलोज के रूप में। प्याज में जो खाद्य पदार्थ होता है ये सेल्यूलोज के रूप में संचित होता है। अगला देखिए, भूमिगत तने का रूपांतरित रूप क्या क्या है? कंद जो है, कंद का उदाहरण है आलू। आलू जो है कंद का उदाहरण, आलू कंद, ऐसे आप 2-3 बार बोलेंगे तो याद रहेगा। आलू कंद। प्रकंद में क्या आएगा? हल्दी, अदरक, केला और फर्न। हल्दी भी आएगा प्रकंद में, अदरक भी आएगा, केला भी आएगा और फर्न भी आएगा। हल्दी, अदरक, केला, फर्न। हल्दी, अदरक, केला, फर्न प्रकंद का उदाहरण है। हल्दी किसका उदाहरण है? प्रकंद का। अदरक भी प्रकंद का। केला ध्यान रखिएगा, केला जो है ये प्रकंद का उदाहरण है। फर्न भी क्या है? प्रकंद का उदाहरण है। धन कंद का कौन है? जिमीकंद, अरवी और कचालू धन कंद का उदाहरण। जिमीकंद, ऐसे ध्यान रखिए, धन मतलब धन है, यहाँ पे धन कंद मतलब धन ज़्यादा है, और धन ज़्यादा है तो जिम करने जाएगा, तो जिमीकंद। सूरन इसी को कहते हैं। अरवी, अरब घूमने जाएगा। कचालू मतलब कच्चा आलू नहीं खाएगा। सलकंद जो है, सलकंद का उदाहरण है प्याज और लहसुन। सलकंद का उदाहरण है प्याज और लहसुन। अब यहाँ समझिए पत्ती के बारे में। जो लीफ होता है किसी भी पादप में, तो पत्ती से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, ध्यान दीजिए। पत्ती क्या है? तने तथा शाखाओं की पर्व संधियों से निकलने वाले पार्श्व असमान भाग।
तने तथा शाखाओं के जो पर्व संधियाँ होता है इसी को क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो जहाँ पे ये जुड़े रहते हैं, पर्व संधि मतलब क्या, जुड़े हैं, वहाँ से निकलने वाले पार्श्व असमान भाग है, असमान भाग है। पत्ती के प्रमुख कार्य क्या है, पत्ते के प्रमुख कार्य समझिए क्या है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती है। इसका मतलब क्या, पत्ती काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि पत्ती ही ऐसा है जो भोजन बनाता है, यानी भोजन निर्माण करने में सहयोग करता है। पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे के लिए भोजन का निर्माण करती है। तो ये भोजन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होता है किसी भी जीव के लिए, पादप हो या फिर जंतु हो, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो पत्तियां क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करती है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती है, यानी प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करती है। पत्तियां क्या करती है, वाष्पो उत्सर्जन को नियंत्रित करती है। पत्तियां कलिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। जो कलिकाएं होते हैं, कलिका जो होता है, कलिकाओं उसको सुरक्षा प्रदान करती है। कौन, पत्तियां। प्रश्न पूछा जा सकता है, कलिकाओं को पौधा का कौन सा भाग या पादप का कौन सा भाग सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, तो पत्तियां। यह कंटकों में रूपांतरित होकर पशु पक्षियों से पौधों की रक्षा करती है। तो समझ रहे हैं कैसे करता है, पत्तियां क्या करता है, कांट में रूपांतरित हो जाता है। जैसे आप नागफेनी देखिए तो उसका वो पत्ती ही है, लेकिन वो कांट में रूपांतरित हो जाता है। तो पत्तियां क्या करता है, कांट में रूपांतरित होकर के पशु पक्षियों से पौधों की रक्षा करती है। परतंतुओं में रूपांतरित होने पर यह कमजोर पौधों का मजबूत आधार प्रदान करती है तथा आरोहण में मदद करती है। नेक्स्ट है, कीटभक्षी पौधों में पिचर, ब्लेडर आदि में रूपांतरित होकर प्रोटीन युक्त पोषण में सहायता करता है। जो कीटभक्षी पौधा है, यानी ऐसा पौधा जो कीट का भक्षण करता है, जैसे पिचर, ब्लेडर आदि में रूपांतरित होकर प्रोटीन युक्त पोषण में सहायता करती है। कुछ पत्तियां वृद्धि, प्रजनन एवं परागण में सहायता करती है। कुछ पत्तियां भोजन संग्रह का काम भी करती है। कुछ पत्तियां जो है वृद्धि, प्रजनन एवं परागण में सहायता करती है, और कुछ पत्तियां भोजन संग्रह का काम भी करती है। तो पत्ती के बारे में इतना चीज़ ध्यान रखना है। आगे भी कुछ चीज़ें हैं, अभी उसको देखेंगे। तो पत्ती देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है। पत्तियां कितने प्रकार की होती है, पत्तियां जो है ये 2 प्रकार की होती है, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, तो पत्तियों में स्थित रंध्रों के द्वारा। जो पत्ती होते हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी को रंध्र कहते हैं। तो गैसों का आदान प्रदान वहीं से होता है। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, एक अक्ष या तने पर जो पत्ती की व्यवस्था है इसी को कहते हैं पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास। समांतर शिरा विन्यास किस में पाया जाता है, एक बीजपत्री पौधों में। जो एक बीजपत्री पौधा है उसके पत्ते में समांतर बीजपत्री मतलब समांतर विन्यास पाया जाता है। मतलब कहने का ये है कि आप ऐसे मान लीजिए, ये कोई, ध्यान दीजिए, पत्ती बना रहे हैं कि मान लीजिए कि ये कोई पत्ती है और ये पत्ती जो है इस तरह से है, तो इसमें जो होगा ये, इसी को कहते हैं समांतर शिरा विन्यास। इस तरह से ये क्या है, समांतर है। तो एक बीजपत्री में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, और जो 2 बीजपत्री होता है उसके पत्ती में आप देखेंगे तो उसके पत्ती में पाया जाता है जालीनुमा, यानी नेट के जैसे उसमें पाया जाएगा। इस तरह से जालीनुमा जो है संरचना पाया जाएगा 2 बीजपत्री में। एक दलदली पौधे को 2 दलीय, एक दलीय पौधों को 2 दलीय पौधों में भेद करने में कौन सी विशेषता मदद करती है, तो शिरा विन्यास। यही कहा गया है कि एक दलीय पौधे मतलब एक बीजीय पौधे को 2 बीजीय पौधों से अलग करने में ये शिरा विन्यास मदद करता है, क्योंकि समांतर है तो एक बीजपत्री है, और यदि नेट के जैसा है, जालीनुमा है, तो वो 2 बीजपत्री होगा। किस प्रकार की पत्ती में पत्रकों की रचना केंद्रीय शिरा के पास होती है, किस प्रकार की पत्ती में पत्रकों की रचना
संरचना केंद्रीय सिरा के पास होती है तो पिनेटेली संयुक्त पत्ती में। घटपर्णी किस प्रकार का पादप है? तो कीटाहारी पादप है, कीट को आहार बनाता है घटपर्णी। घटपर्णी पादपों का कौन सा भाग घट में रूपांतरित होता है? तो संपूर्ण पत्ती जो है घट में रूपांतरित होता है। नेपेंथिस खासियाना घटपर्णी का वैज्ञानिक नाम है। नेपेंथिस खासियाना नामक दुर्लभ एवं अपातीय पौधा कहाँ पाया जाता है? तो ये घटपर्णी का पौधा या नेपेंथिस खासियाना ये पाया जाता है मेघालय में। और इसको ध्यान रखिए, मेघालय में जो 3 पहाड़ी है गारो, खासी, जयंतिया, तो उसी से जुड़ा हुआ है नेपेंथिस खासियाना। यहाँ ध्यान दीजिए, खासी कहा गया है तो मतलब गारो और खासी जो पर्वत है वहाँ पे, तो उसी से जुड़ा है नेपेंथिस खासियाना। और ये घटपर्णी मेघालय में, घटपर्णी मेघालय में, ऐसे याद रखिएगा। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पर्ण या पत्तियां जो है ये फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। रूपांतरित पत्तियों का रूप, तो प्रमुख पत्तियां हैं और इधर रूपांतरित रूप है, जैसे नागफनी और अर्जिमोन है तो इसका पर्ण कंटक, इसका जो है नागफनी का जो पत्तियां हैं ये कांट के रूप में परिवर्तित होता है, अर्जिमोन का भी। मटर का जो है पर्ण परतान में, लीफ टेंड्रिल में, पर्ण परंतान में। ऑस्ट्रेलियन बबूल जो होता है पर्णावृंत में ये होता है। घटपर्णी जो है ये घटपर्णी में रूपांतरित होता है। यूट्रिकुलेरिया जो है ब्लेडरवर्ट में रूपांतरित होता है। यूट्रिकुलेरिया ब्लेडरवर्ट में रूपांतरित होता है। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट लाएंगे उसमें हम लोग देखेंगे पुष्प से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। और अभी आप लोग देखे होंगे कि पत्ती के बारे में कितना नए चीज़ को हम लोगों ने सीखा, तो इसीलिए आप लोग को कहते हैं कि आप लोग जुड़े रहिए, इससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।